गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। फ्रांस क्रांति के चतुर्थ चरण में नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट में अब तक हमने 2 से 3 वीडियो दे चुके हैं। तो अब तक जो नेपोलियन बोनापार्ट के क्या सुधार थे इसको पढ़ चुका था। नेपोलियन कोड क्या था, किस प्रकार नेपोलियन कोड पूरे 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 यूरोप में फैला और उसके जरिए किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, नवीन राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ और किस प्रकार से इसके सुधार और कहीं न कहीं नेपोलियन कोड ही इसके पतन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि यह हत्यारा और क्योंकि नेपोलियन के कोड में, नेपोलियन के सुधारों में इसमें कुछ ऐसी थी जो जहाँ वह क्रांति का प्रतीक दिखता है और कहीं कहीं वह ऐसा लगता है कि क्रांति को हत्या कर रहा है, क्रांति की मूल भावना को ठेस पहुँचा रहा है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ ली। लेकिन अब हम अपने मतलब नेपोलियन के बारे में अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं कि अंतिम चरण में ऐसा क्या होता है, मतलब क्या क्या और चीज़ें होती हैं जो उसके पतन का आपको बता चुके हैं कि जो नेपोलियन के सुधार हैं ये तो ग्रेनाइट पे रखे गए हैं, ये अचूक हैं, ये आज भी फ्रांस के संविधान में लागू होते हैं। परंतु नेपोलियन का शासन का समय बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा, 10-15 सालों तक उसने शासन किया। फिर लेकिन यूरोप में वो ये प्रश्न जरूर उपस्थित हो जाता है, आखिर यूरोप में वो यूरोप का लाडला था, इतना चहेता था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूरोप से उसको हटना पड़ा, यूरोप से उसे निकलना पड़ा। वो कहीं न कहीं एक बात कहे तो उसका गौरव प्राप्त करने का, उसकी अपना शक्ति, अपना सम्मान प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती चली गई। इन्हीं सब चीज़ों में अगर हम उस सभी कारणों को परीक्षण करें उसके पतन में क्या कारण थे, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था जो पीसीएस के लेवल में, बीपीएससी के लेवल में डायरेक्ट इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में समीक्षा कीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था पर एक अलग से वीडियो बना दें, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का जो वीडियो हो उसका, ताकि आपको ये नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था समझ में आ जाए। देखो, जो पूरे यूरोप में आपको पता है कि जो अगर आप, मैं एक बात और आपको मैं ध्यान दिला दूं, आप जब भी विश्व इतिहास पढ़ें, जो भी मैं देश का नाम ले रहा हूं, मेरे पास उतना संभव नहीं है कि हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता, कुछ ऐसा होता तो मैं बड़ा सा आपको दिखाता कि क्या कौन सा देश है। तो लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग एटलस लेके बैठे कि अगर कोई देश का हम जिक्र कर रहे हैं तो उस देश को आप तत्काल वहाँ देखें। ये इसका फ़ायदा आपको सिर्फ विश्व इतिहास में नहीं, आप किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, पीटी एग्ज़ाम में बैठेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा कि वो देश के बारे में आप जानेंगे। तो इंग्लैंड, आपको पता है कि जो ब्रिटेन है वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और विश्व में नौसेना के लिए बहुत प्रख्यात है। इसका नौसैनिक और उस समय ये पूरे विश्व में इसका उपनिवेश फैला हुआ था, ये बहुत शक्तिशाली राज्य था। तो जो नेपोलियन था, अब नेपोलियन पूरे यूरोप में कब्जा कर रहा, पूरे यूरोप में इसका सम्मान था, शासक था, लेकिन ये ब्रिटेन को हरा नहीं पा रहा था। ब्रिटेन से उस चाहता था कि हम ब्रिटेन को, इंग्लैंड को कैसे पराजित करें। इंग्लैंड को तो वो सोचा कि हम सैन्य रूप से इंग्लैंड को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि फ्रांस की नौसेना उतना सक्षम नहीं है कि वह इंग्लैंड का टक्कर ले सके। वह तो वो सोचा कि हम क्यों ना हम आर्थिक रूप से, तो पहला बात ये क्या है, नेपोलियन महाद्वीप व्यवस्था में क्या है, क्यों लागू की गई, इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह नेपोलियन जो है इंग्लैंड को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अक्षम बनाना चाहता था, ताकि वह भी उसके नीचे, नेपोलियन के नीचे, नेपोलियन से झुके और आर्थिक नाकेबंदी के अब राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से वह उसे हरा नहीं सकता था। तो सोचा क्यों ना हम आर्थिक रूप से कमज़ोर करके राजनीतिक रूप से अपने अंडर कर ले। तो इसलिए उसने पूरे यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी लागू कर दी, जो वर्तमान समय में वर्ड है संरक्षणवाद। तो वही चीज़ महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत इसने लागू की गई कि जो ये सब सीधा महाद्वीपीय व्यवस्था इसको क्रांति का हत्यारा बनाता है, क्योंकि क्रांति तो मुक्त अर्थव्यवस्था के, एडम स्मिथ की मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करती है, लेकिन यह संरक्षणवाद की नीतियाँ लागू करता है। तो वह इंग्लैंड को राजनीतिक व आर्थिक रूप से अक्षम बनाना चाहता था, इसलिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया और पूरे यूरोप में ये कर दिया, कोई भी इंग्लैंड से कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा, कोई व्यापारिक गतिविधियों को उसने रोक दिया। तो ये सब जो चीज़ें थी ये इसलिए उसने लागू किया। लेकिन इसका
लेकिन ये असफल माना जाता है। इसकी असफलता के जो सबसे बड़े कारण थे कि क्या असफलता क्या क्या कारण थे, अगर उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की कि पूरे यूरोप में इंग्लैंड से कोई व्यापार नहीं करेगा, लेकिन वह असफल रहा। असफलता क्या कारण था, क्योंकि जो इंग्लैंड था वह पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई है। वहाँ पर औद्योगिक चीज़ें बहुत संपन्न है। वह धन से, पूंजी से और उद्योगों से इतना संपन्न है कि पूरे यूरोप में ही नहीं, वो पूरे वैश्विक स्तर पर उसका आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था। अगर यूरोप में उसका लेन देन कम हुआ तो इसके फ्रांस को अगर इसे रोकना है तो उन सारे उद्योगों की सामान को जो यूरोप के लोगों की आवश्यकता है वो फ्रांस की पूर्ति करे। लेकिन फ्रांस इसको पूर्ति करने में अक्षम रहा, वह उसकी पूर्ति न कर सका। जब आप ही बताओगे, चलो ठीक, हम आपसे कह देते हैं कि आप उनसे सामान नहीं लेंगे, भाई हाँ ठीक है, नहीं लेंगे, हम आपसे डरते हैं, ठीक ना, आप हमसे डरते हैं तो आप सामान नहीं लेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, आप अगर उनसे सामान नहीं लेने देना है तो आपको जो चीज़ की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था हम करें, इसकी मेरी जिम्मेदारी होती है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आपको हमसे असंतोष हो जाएगा, गुस्सा होगा कि आप उनसे भी नहीं लेने दे रहे हैं, या तो आप व्यवस्था कर दो भाई तो हम नहीं लेंगे ना, आप व्यवस्था कर दो तो हम नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से कि अब फ्रांस जो है व्यवस्था कर नहीं पा रहा था, इससे असंतोष बढ़ता जाता है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये फ्रांस की नौसेना है। फ्रांस की नौसेना उतनी सक्षम नहीं थी कि वह इंग्लैंड से व्यापारिक हो रहे, मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि चोरी छुपे व्यापार होते थे सामुद्रिक मार्गों से, तो फ्रांस की सेना इतनी सक्षम नहीं थी कि वह नौसैनिक क्षेत्रों से जो व्यापार हो रहे हैं, चोरी छुपे व्यापार हो रहे हैं, उसको रोक सके। इसलिए व्यापार एक तरीके से चलता रहा, चोरी छुपे तरीके से चलता रहा, इसलिए महाद्वीपीय व्यवस्था उतनी सफल नहीं हो सकी। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि ये इनके नेपोलियन की नीतियों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि अन्य देश कोई भी इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ही अपने लाभ के लिए कुछ सामानों का व्यापार कर रहे हैं, इंग्लैंड से लेन देन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें विरोधाभास, क्योंकि अब भाई हमको मना कर रहे हो, तुम साले तुम नहीं कर पाओगे, और दूसरी तरफ खुद व्यापार कर रहे हो। एक तरफ आप मना कर रहे हो, अपना धौस दिखा रहे हो कि आप व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, हम व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमको ही मना करके आप खुद ही व्यापार करो। ये तो बात सीधा सीधा गलत है ना। तो ये एक उनकी नीतियों में जो विरोधाभास था, उसके कारण ये महाद्वीपीय व्यवस्था असफल होता है। और एक एक दिक्कत ये भी थी, जो इंग्लैंड के उपनिवेश, जो फ्रांस की ये जो दृष्टि थी, ये सोच में थी, बहुत बहुत संकीर्ण सोच थी कि अगर हम यूरोप में इंग्लैंड को रोक लेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये बहुत गलत सोच थी। तो उसका मानना था कि इंग्लैंड में अगर रोकेंगे तो ये चीज़ें रुक जाएंगी, लेकिन उसका ये सोच बिल्कुल गलत था कि इंग्लैंड को रोकने से यूरोप में व्यापार रोकने, क्योंकि इंग्लैंड जो था ये वैश्विक स्तर पर उसके इतने ज़्यादा उपनिवेश थे कि वह पूरे विश्व में व्यापार करता था। तो यूरोप के रुकने से उसका कोई हानि विशेष नहीं होना था, क्योंकि इनका मानना सीधा सीधा था कि अगर हम आर्थिक रूप से अगर इनको रोक दिए, मतलब कि इसे आर्थिक रूप से रोकने का क्या मतलब होता है, इसको भी समझना चाहिए आपको। अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे किसी चीज़ का, तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ के उद्योग को रोकेंगे, जब आप कड़ी कैसे बनती है, आप उद्योग को रोक देंगे ना। अगर आप उद्योग के रोक देंगे, यहां पर आप समझिए इसको, उद्योग के रोकेंगे, जब उद्योग कम होगा, कल कारखाने बंद हो जाएंगे, कल कारखाने बंद होंगे। जब कल कारखाने बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्रय शक्ति का मतलब लोगों की सामान खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, भाई पैसे कम हो जाएंगे। जब क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो गरीबी बढ़ेगी ना, गरीबी बढ़ेगी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि अगर अगर वो सोच रहे थे अगर उद्योग से अगर ये सारी चीज़ें होंगी, क्रय शक्ति कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, कल कारखाने कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो इन सब लोगों का जो वर्ग हैं ये वहाँ की सरकार पर दबाव डालेगा। फिर वहाँ की जो सरकार है इंग्लैंड की, वो की दबाव डाले कि आप नेपोलियन से समझौता करिए। फिर इससे नेपोलियन जब वो समझौता करना है तो नेपोलियन के मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो इसी कारण नेपोलियन चाहता था कि ये चीज़ें लागू हों, लेकिन ये सीधे सीधा असफल साबित हुआ। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यही निकल गया कि जो पूरे यूरोप में नेपोलियन के प्रति एक असंतोष पैदा हुआ और इस महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए वो बहुत सारे युद्धों में उलझ जाता है, रसिया से उलझ जाता है, और उधर समुद्री मार्गों को कब्जा करने के लिए, समुद्री मार्गों व्यापार को रोकने के लिए, चोरी छुपे व्यापार रोकने के लिए पुर्तगाल को, आप पुर्तगाल देखेंगे ना उधर समुद्री मार्ग पे अटलांटिक सागर के किनारे पे, तो पुर्तगाल को पे उसने हमला किया। फिर पुर्तगाल के जरिए उसने स्पेन में भी हमला कर दिया। फिर जब स्पेन में उसने घुसा, उसको मौका मिला, तो स्पेन में वहाँ पर छद्म युद्ध तरीके से वहाँ पर चलाया गया। वहाँ के जो जनजाति लोग थे वो एकदम छद्म तरीके से नेपोलियन को हरा दिए। जब नेपोलियन को वहाँ हरा दिए, वहाँ का मतलब नेपोलियन स्पेन में जाकर अपने भाई को वहाँ का शासक बना देता है, लेकिन जैसे नेपोलियन वहाँ से वापस आता है, फिर से वो लोग नेपोलियन के भाई को गद्दी से हटा के फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेपोलियन की छवि ज़्यादा खराब होती है, जो उसका कि वो कभी पराजित नहीं होगा, ये वाला लोगों के अंदर जो मानसिकता बनी थी, अपराजयता वाला मानसिकता बनी थी, ये सीधे से खत्म हो जाती है। फिर और पूरे यूरोपीय देश और सब लोग संगठित होकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा देते हैं। तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था और स्पेन का जो नासूर है, स्पेन कहा जाता है, स्पेन का नासूर ने नेपोलियन के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर नेपोलियन के पतन का कारण बन जाती है। आप लिख लीजिए, हेड डालिए, महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था लिखिए, अर्थ क्या है? महाद्वीपीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? महाद्वीपीय व्यवस्था का अर्थ है, महाद्वीपीय व्यवस्था, फिर अर्थ लिखिए। नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी की, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आर्थिक नाकेबंदी की, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर कर राजनीतिक दृष्टि से अधीन करना था। फिर नीचे हेडी डालो, महाद्वीपीय व्यवस्था के उत्तरदायी कारक। क्या क्या कारण थे महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के? महाद्वीपीय व्यवस्था के उत्तरदायी कारक लिखो। नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत अनेक देशों पर विजय प्राप्त की, किंतु इंग्लैंड को वह प्रत्यक्ष संघर्ष में पराजित नहीं कर सका। अतः उसने इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति पर चोट कर सैन्य दृष्टि से कमजोर कर पराजित करने के बारे में सोचा। आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो सेना को क्या रखेगा ना, तो ये तरीका अपनाया। पॉइंट नंबर 2, नेपोलियन का विचार था कि यूरोपीय देशों से इंग्लैंड का व्यापारिक संबंध समाप्त कर देने से उद्योगों का बाजार सीमित हो जाएंगे। वस्तुओं की मांग में कमी होने से कल कारखाने बंद हो जाएंगे। लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी।
लोगों के क्रय शक्ति में कमी आएगी, लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी, श्रमिकों की छटनी होगी, श्रमिकों की छटनी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे जन कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी, इससे जन कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी और वहाँ की जनता सरकार को नेपोलियन से समझौता करने के लिए विवश करेगी। वहाँ की जनता सरकार को नेपोलियन से समझौता करने के लिए समझौता करने के लिए विवश करेगी और नेपोलियन के शक्ति व सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, और नेपोलियन के शक्ति व सम्मान में वृद्धि होगी। किंतु यह व्यवस्था सफल नहीं हुआ, असफलता के कारण, हेडिंग डालो, असफलता के कारण अन्य यूरोपीय देशों से, पॉइंट नंबर 1, अन्य यूरोपीय देशों से इंग्लैंड का व्यापारिक संबंध समाप्त कर नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापार को रोकने का प्रयास किया, परंतु इन यूरोपीय देशों की मांग को पूरा करने में फ्रांस की उत्पादन प्रणाली सक्षम नहीं रही। अतः यूरोपीय देशों के अंदर नेपोलियन के विरुद्ध असंतोष फैल गया। पॉइंट नंबर 2, फ्रांस की नौसेना सक्षम नहीं थी, अतः वह इंग्लैंड के विस्तृत साम्राज्य को नियंत्रित नहीं कर पाया। फ्रांस की नौसेना सक्षम नहीं थी, अतः वह इंग्लैंड के विस्तृत साम्राज्य को नियंत्रित नहीं कर पाया। दरअसल, पूर्ण विराम लिखो, दरअसल यूरोपीय देशों द्वारा किए जा रहे चोरी छुपे व्यापार को भी फ्रांस रोक न सका। पॉइंट नंबर 3, नेपोलियन की नीति विरोधाभास भी दिखाई पड़ती है। नेपोलियन की नीति में विरोधाभास भी दिखाई पड़ती है। विरोधाभास मतलब एक दूसरे, मतलब एक तरफ क्या कर रहे हो, एक तरफ क्या कर रहे हो, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। नेपोलियन की नीति में विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक तरफ जहां नेपोलियन ने यूरोपीय राष्ट्रों को इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए बाध्य किया, वहीं दूसरी तरफ लाभ लेने की दृष्टि से स्वयं इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध बनाया, अनाजों का निर्यात किया और सैन्य सामग्री के रूप में जूते कोट इंग्लैंड से प्राप्त किया। अनाजों का निर्यात किया और लाभ के लिए सैन्य सामग्री के लिए जूते कोट इंग्लैंड से प्राप्त किया, और अन्य यूरोपीय देश नेपोलियन के इस नीति से असंतुष्ट हुए। पॉइंट नंबर 4, इंग्लैंड के उपनिवेश विश्व भर में फैले हुए थे, जो उसे आर्थिक, व्यापारिक
लाभ दे रहे थे, जो उसे आर्थिक व्यापारिक लाभ दे रहे थे, जो उसे आर्थिक व्यापारिक लाभ दे रहे थे। इंग्लैंड का इंग्लैंड का व्यापार इंग्लैंड का व्यापार अमेरिका व एशियाई देशों इंग्लैंड का व्यापार अमेरिका व एशियाई देशों के साथ विकसित अवस्था में था। एशियाई देशों के साथ विकसित अवस्था में था। इसलिए नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था का वह प्रभाव नहीं पड़ा जैसा नेपोलियन सोचा था। वस्तुतः यहाँ नेपोलियन की अदूरदर्शिता मतलब उसको दूर की चीजें देखने में सक्षम नहीं हो, उसे कहते हैं अदूरदर्शिता। दूर दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी 1921 में जो करते थे, 1942 में क्या होने वाला है, क्या परिणाम निकले, उसके बारे में सोच के 1921 की नीतियां बनाते थे। वो दूर दृष्टिकोण के व्यक्ति थे बहुत। और ये जो उनकी नीतियां थी अदूरदर्शिता थी। उनको लगता था कि यूरोप में व्यापारिक संबंध को रोक देंगे तो इंग्लैंड बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, इंग्लैंड तो पूरे यूरोप क्या पूरे एशिया अमेरिका हर जगह उसका व्यापार फैला हुआ था, इसलिए रोक न पाया। अदूरदर्शिता निर्धारित होता है। वह इंग्लैंड को महज यूरोप तक सीमित देख रहा था। परिणाम लिखो। परिणाम क्या हुए? परिणाम वही हुए, सारे देश संगठित हो गए, संतोष फैला और इनको वाटरलू के युद्ध में भगा दिए। महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोपीय राज्यों में आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। फलतः मतलब फलस्वरूप, उसके अनुसार उसके बाद क्या हुआ? फलतः नेपोलियन का विरोध बढ़ा। इस व्यवस्था को लागू करने के क्रम में यूरोपीय राज्यों के साथ नेपोलियन का संघर्ष हुआ। इसी क्रम में उसे स्पेन के साथ एक लंबे संघर्ष में जूझना पड़ा, जहां उसकी पराजय हुई। साथ ही रूस का अभियान भी करना पड़ा, जो विफल रहा। अतः इन अभियानों के विफलता के कारण नेपोलियन की अपराजिता जो कभी पराजित न होने वाले अपराजिता गलत साबित हुई और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम देखेंगे, क्योंकि ये अब आप लोग एक दो पॉइंट और बचे हैं, इसको आप फटाफट देख ले ताकि इसी वीडियो में इस पूरा खत्म कर सके हम। क्योंकि अब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, नेपोलियन के पतन में क्या क्या भूमिकाएं थी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर नेपोलियन इतना महान सम्राट होते हुए भी वो उसका पतन क्यों हुआ? सुधार तो था, मैं पढ़ लिए, सुधार उसके भाई अचूक थे, वो बड़े अच्छे सुधार किया था, लेकिन इसको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है भाई। उसके पतन में सबसे बड़ा कारण होता है स्पेन का नासूर। आप लोग पुर्तगाल के ऊपर का क्षेत्र देखेंगे, अटलांटिक महासागर के कॉर्नर पे, तो आप देखेंगे पुर्तगाल होगा, पुर्तगाल के ऊपर स्पेन होगा, स्पेन के ऊपर फ्रांस होगा, जर्मनी होगा। ये सारे वहां पर आप लोग मैप में इसको देखेंगे तो आपकी जो दृष्टि होगी क्लियर हो जाएगी, हाँ कहाँ है, क्यों है। आखिर उसने पुर्तगाल पर क्यों हमला किया? क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था को
सही तरीके से लागू करने के लिए उसको पुर्तगाल पर हमला करना पड़ा, ताकि उस उधर तरीके से जो व्यापार होते थे, नौसैनिक व्यापार होते थे, चोरी छिपे व्यापार होते थे, उसको रोकने के लिए पुर्तगाल पर हमला किया। पुर्तगाल पर जब उसने हमला किया तो वहां से उसको स्पेन में जाने का मौका मिल गया, तो वहां के शासक को हटाकर नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ को वहां का शासक बना दिया, जिससे स्पेन की जनता बहुत नाखुश हुई और असंतोष हुआ। जिसके कारण जैसे नेपोलियन वहां पे अपने भाई को जोसेफ को बैठाकर निकला, वैसे ही वहाँ के जो वहाँ की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो छद्म तरीके से, चोरी छुपे तरीके से एक गोरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं, गोरिल्ला युद्ध के तरीके से वहाँ के शासक को, जोसेफ को फिर से हटा दिया। फिर नेपोलियन यहाँ पर आता है, फिर नेपोलियन आता है और फिर से जोसेफ को बैठाता है, फिर नेपोलियन जाता है, फिर वही हाल होता है। तो ये तरीके से बार बार जो फ्रांस की पराजय होती है, ये उसके सम्मान में सीधा सा बट्टा लगा देता है। जो ये बट्टा लग रहा है ना, एक एक युद्ध में उसकी विफलता का जो बट्टा लग रहा है, क्योंकि नेपोलियन को भी पता था। आपको इस बात को क्लियर कट होना चाहिए, आखिर नेपोलियन इतने सारे युद्ध क्यों लड़ रहा था। नेपोलियन को पता था कि हम युद्धों के जरिए ही, हम अपने युद्ध गौरव के जरिए ही फ्रांस की गद्दी पर बैठे हैं। अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तो फ्रांस की जनता हमें भुला देगी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर नेपोलियन ने क्यों युद्ध लड़ा। तो उसका कारण था कि उसको ये बात का एहसास था कि अगर हम युद्ध नहीं जीतेंगे, अगर अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत फ्रांस का क्षेत्र को नहीं विस्तार करेंगे और फ्रांस के गौरव में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो फ्रांस की जनता नेपोलियन को भुला देगी। तो इसीलिए वह बहुत सारे युद्ध कर रहा था, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना कब्जा कर रहा था। लेकिन उसकी जो ये सारे युद्ध में उसकी जो विफलता होती है, उसकी जो विफलता होने के कारण जो ये लिखा था कि नेपोलियन कभी पराजित नहीं हो सकता, नेपोलियन अपराजय है, इसकी अपराजय वाली चीजें खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण पूरे यूरोप के लोग आसानी से संगठित होकर वाटरले के युद्ध में नेपोलियन को उठाकर यूरोप से बाहर फेंक देते हैं और ये कारण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्पेन का नासूर नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण बन जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यही कारण बार बार जो वहां से पराजय होती है, इसके खत्म होने का सबसे प्रमुख कारण बन जाता है। तो हेडिंग डालिए स्पेन का नासूर, स्पेन के साथ संघर्ष, स्पेन के साथ संघर्ष, कोष्टक में लिखिए स्पेन का नासूर। स्पेन का नासूर, नासूर मतलब वो ऐसा नासूर था जिसको नेपोलियन को ही बर्बाद कर दिया। स्पेन का नासूर, स्पेन के साथ संघर्ष लिखो। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने उसे एक साथ अनेक युद्धों में उलझा दिया, और यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। वस्तुतः 1808 में पुर्तगाल को पराजित किया। 1808 में पुर्तगाल को पराजित किया क्योंकि पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। साथ ही महाद्वीपीय व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए पुर्तगाल के समुद्री तट पर नियंत्रण करना आवश्यक था। इसी कारण नेपोलियन ने पुर्तगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया। पॉइंट नंबर 2, इसी क्रम में नेपोलियन की सेना को स्पेन में घुसने का मौका मिला और नेपोलियन ने वहां के शासक को हटाकर अपने भाई जोसेफ को शासक बनाया। इससे स्पेन की जनता राष्ट्रवादी हुई और उसकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीयता का शत्रु बन गया। अतः स्पेन
स्पेन वासियों ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से संघर्ष कर फ्रांस की सेना को पराजित कर दिया और जोसेफ को भागना पड़ा। नेपोलियन ने पुनः हस्तक्षेप कर विद्रोह को दबाया, किंतु इसके जाते ही स्पेन वासियों ने फ्रांसीसी सेना को पुनः पराजित किया। अब नेपोलियन स्पेन व पुर्तगाल दोनों तरफ असफल होने लगा। और जब स्पेन की सेना फ्रांसीसी सेना को पराजित कर फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्ति पाई तो नेपोलियन की अपराजिता की अवधारणा समाप्त हो गई कि अब कभी नेपोलियन पराजित नहीं होता, ये चीज़ें खत्म हो गई, अब भाई पराजित हो सकता है। अपराजिता अवधारणा समाप्त हुई। ऐसे में अन्य यूरोपीय राष्ट्र स्पेन के सफलता से प्रेरित होकर एकजुट हुए और नेपोलियन को पराजित किया। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि स्पेन वह नासूर है जिसने नेपोलियन को खत्म कर दिया, जिसने नेपोलियन का पतन कर दिया। दरअसल स्पेन के साथ संघर्ष वहाँ राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल स्पेन के साथ संघर्ष के कारण स्पेन में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ पड़ी। उनमें फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और फ्रांस की प्रतिष्ठा पर आघात पड़ा। अतः अन्य यूरोपीय राष्ट्र में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और नेपोलियन पराजित हुआ। वस्तुतः प्रसा ये जर्मनी के ऊपर का आपको दिखाएंगे आगे। प्रसा किस प्रकार जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाती है, जर्मनी के क्षेत्र में है। प्रसा स्वीडन, रूस, इंग्लैंड ने मिलकर एक संगठन बनाया और 1813 को नेपोलियन को पराजित किया, जिस फलस्वरूप नेपोलियन के साम्राज्य का पतन हो गया, नेपोलियन के साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आज का, ये मतलब हम लोग अब तक जो महाद्वीप व्यवस्था पढ़ा, नेपोलियन के साम्राज्य पढ़ा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं कि नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। ये तो नेपोलियन के पतन की जो चीजें थी किसके कारण हुई, नेपोलियन के पतन में क्या युद्ध दर्शन था उसका, नौसैनिक रूप से कमजोर था, ये बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हम जो अब पढ़ने वाले हैं कि थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रांस क्रांति का स्वरूप तो पढ़ लिया है। फ्रांस क्रांति का आप स्वरूप देखेंगे तो किस प्रकार से जिग जैग स्वरूप था, कभी मध्यवर्गीय कभी निम्नवर्गीय, कभी मध्यवर्गीय कभी निम्नवर्गीय, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के वो प्रगतिशील स्वरूप जो आता था।
तो पढ़ ले, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत थोड़ा सा कम हो, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन के स्वरूप के बारे में एक क्वेश्चन के रूप में बढ़िया सा उसके स्वरूप क्या था, उसके बारे में क्या क्या आयाम थे, उसको लिखा देंगे, बता देंगे, नेपोलियन के स्वरूप पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद नेपोलियन का अंत, नेपोलियन के अंत में क्या क्या कारण था, तो उसको एक मतलब पढ़ा तो सब चुके हैं कि अब इन्हीं से महाद्वीपीय व्यवस्था, स्पेन का नासूर, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई पूरे देश में, विभिन्न संस्थाओं से, फ्रांसीसी संस्थाओं से और यूरोपीय संस्थाओं के मिलन से क्या नाम है वहाँ राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई और नेपोलियन का अंत हो जाता है। और उसके नीतियों में जो विरोधाभास थी उसके कारण दिक्कतें हुई थी। इन सारी चीज़ों का हम एक एक पॉइंट बनाकर आपको बता देंगे कि नेपोलियन का अंत कैसा हो, ताकि आप इस पूरे चीज़ को पढ़े रहें और रिवीजन के तौर में आपको 4 से 5 पॉइंट याद रहें, वही आपके क्वेश्चन लिखने वाले हैं, वही चीज़ें रहने वाली हैं। समझ रहे ना? दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बस आप मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।